मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में अपनी पहचान बना सके और जिनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री रजत शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित सभी वेल इन्फॉर्म्ड एंड कमिटेड गेस्ट जो आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबों को सर्वप्रथम मैं नमस्कार करती हूँ और सर्वप्रथम उनको धन्यवाद भी देती हूँ कि ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में से जुड़ने का उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक जज की पहचान और विशेषकर एक सुप्रीम कोर्ट के जज की पहचान हिंदी में बोलने वाले वक्ता के रूप में कतई नहीं है। और अक्सर कई बार लोग बहुत अचंभे में आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जज होकर के वो हिंदी बोल रहे हैं। और ये सबसे पहले मुझे अनुभव हुआ जब मैं झारखंड में चीफ जस्टिस होकर के गई थी, तो वहाँ हमने जो जुडिशियल ऑफिसर्स को जो वहाँ एड्रेस किया तो हमने हिंदी में बोला, तो सबको एक बड़ा एक बहुत मतलब एप्रिसिएशन था कि नहीं था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है अरे जज होकर के हिंदी बोल रहे हैं तो कहीं कुछ एक जरा निचली सीढ़ी पे आ गए, ये एक विडंबना हमारे। लेकिन ये मैं एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रही हूँ कि जब भी मैं ऐसी सभाओं में जाती हूँ तो भाषा मेरे लिए हमेशा दुविधा पैदा करती है। मैं कौन सी भाषा में बोलूँ, क्यों कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आती हूँ। उसके बाद जब मैं दिल्ली रही तो हिंदी से थोड़ा संपर्क टूट गया, क्योंकि मेरा हिंदी का बड़ा अंग्रेजी का बड़ा दबदबा है, खास करके मेट्रोज में। लेकिन फॉर्चुनेटली जब मैं राजस्थान गई तो मेरी जितनी भूली हुई हिंदी थी वो सब क्षमाचन करने लगी। लेकिन मुझे बड़ा सुखद अनुभव होता है कि लोगों में एक बहुत ही आकर्षण है कि लोग जब हम मन से बोलते हैं और विशेषकर जो जुडिशरी के क्षेत्र से होते हैं, अगर वो हिंदी में बोलते हैं तो शायद उनको और ज्यादा दुगनी प्रसन्नता का अनुभव होता है। मुझे खुशी है कि आपने मुझे पहले से ही बता दिया कि मैं हिंदी में एड्रेस करूं, वरना सच्चाई की बात यह है कि ह्यूमन राइट्स और वो भी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में और ये सोच करके कि अंतर्राष्ट्रीय गैदरिंग के लोग होंगे, मैंने खूब थोड़ी सी पढ़ाई कर ली और सारी अंग्रेजी में पढ़ाई की। और आज जब यहाँ आई और इन्होंने कहा आपको हिंदी में एड्रेस करना है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं BBC चैनल देखते हुए इंडिया टीवी देखने लगी। लेकिन बिल्कुल मुझे बहुत मेरा कंफर्ट लेवल बहुत है हिंदी में, और मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में किसी से बात करने में या अभिव्यक्ति में। इसलिए सिर्फ जो एक्सप्रेशन होते हैं वो अक्सर होता है, क्योंकि एक अंग्रेजी में काम करने की जो आदत होती है, दिन भर आप इंग्लिश बोलते हैं, दिन भर आप इंग्लिश के ऑर्डर दिखाते हैं, और अचानक आपको हिंदी में बोलने का जब अवसर आता है तो वो एक खिचड़ी लैंग्वेज हो जाती है, जो कि वो एक्सेप्टेबल हो गई है। अब मैं विषय पर आना चाहूंगी, ये ह्यूमन राइट्स के विषय में, क्योंकि रजत जी ने तो बड़ा ही उसका अच्छा किया कि सारे अपने जो उनके अनुभव है वो आपसे शेयर किया। लेकिन एक जज और न्यायाधीश हमेशा फोकस होता है अपने सब्जेक्ट को लेकर। तो जो ह्यूमन राइट्स की जो पहचान विशेषकर भारतवर्ष में और इवन जजेस और लॉयर्स और जिनके मन में सबसे उनकी पहली पहचान होती है कि ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है जो कस्टोडियल जैसे जो कस्टडी में होते हैं उनको जो टॉर्चर करके अगर उनकी हत्या हो गई तो वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इश्यूज है। लेकिन
समय के अनुसार जब हम लोगों ने देखा कि जब ये जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है, इसके इतने डायमेंशन हैं कि अचंभा होता है कि हम लोगों ने इतने वर्ष सिर्फ यह मानकर हम चले कि जो भी हम इनिशिएटिव लेते हैं वो सिर्फ एम्बेसीज के ऊपर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर निर्भर होकर गवर्नमेंटल एजेंसीज के ऊपर निर्भर करते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन या हर एक इंस्टीट्यूशन की एक लिमिटेशन होती है, उनकी एक सीमा होती है, वो हर चीज को एड्रेस नहीं कर सकते। इसलिए इसकी प्राथमिकता, इसका रेलेवेंस जो एनजीओ या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं, वह मैं समझती हूँ कि एक बहुत मील का पत्थर साबित होती है जो ऐसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं। हम आजकल बहुत आना जाना इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर हो गया है, सभी काफी लोग बाहर बस गए हैं और उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई है और बहुत नाम भी कमाया है और भारतवर्ष की पहचान बराबर एक इम्प्रूवमेंट होता गया है। लेकिन साथ ही इन सब के साथ साथ जो सिटीजनरी है जो बाहर गई है, उसमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो दिक्कतें, उसमें एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है जिसमें जुडिशरी का भी रोल है और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उन सब की भी बहुत ज्यादा रेलेवेंस होती है जिससे हम उसके लिए कुछ कर सकें। तो बहुत पहले तो सिर्फ अधिकतर ह्यूमन राइट्स से रेफ्यूजी रिलेटेड जो विस्थापित लोग होते थे उनसे रिलेटेड लॉज हुआ करते थे, लेकिन आज महिलाओं के संदर्भ में हम देखते हैं सबसे सर्वप्रथम तो जो कई महिलाएं लड़कियां जिनकी शादी होती है वो जाकर के वहां पर अब्रॉड में जाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनके लिए मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ज्यूरिसडिक्शन का प्रॉब्लम होता है कि कहाँ का लॉ लागू होगा, वहां पर वो विदेश का लॉ लागू होगा या इंडिया का लॉ लागू होगा। उतना ही नहीं, मैंने अपने अनुभव में देखा कि एक दंपति जिसमें पति यहाँ थे, पत्नी विदेश अमेरिका या शायद अमेरिका चले गई थी अपने बच्चों को लेकर के, और कोर्ट के समझ के बावजूद वो आने के लिए तैयार नहीं थी और उसमें एक बहुत ही एक मुश्किल सवाल था कि उनको नोटिस कैसे सर्व हो, बिना नोटिस के तो कुछ हो नहीं सकता था। और तब उसमें एक क्रिएटिविटी की जरूरत थी कि हमें क्या करना चाहिए। फिर बार बार नोटिस देते जब वो नहीं सर्व हुआ, फाइनली एक डेट पर उनको कहना पड़ा कि हम एम्बेसी के थ्रू, हाई कमीशन के थ्रू नोटिस दिलवाएंगे उनको और उनको लिखेंगे कि हम आपका कोर्ट के तरफ से हम एक रिकमेंडेशन भेजेंगे कि उनका वीजा कैंसिल हो जाना चाहिए, रिजेक्ट हो जाना चाहिए, ताकि वो वापस आने को मजबूर हो जाए। और तब कोर्ट के आगे वो फिर फाइनली इसका निराकरण भी हुआ। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि ऐसी जो समस्याएं हैं उसमें कलेक्टिव थिंकिंग की जरूरत है। हम सबको मिल बैठ करके जो हमारी समस्या हर लेवल पर होती है, जैसे ये तो हमने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बारे में बताया, लेकिन इसके आप लोगों को शायद आप लोग बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही वेल इन्फॉर्म लोगों में से हैं। मैं नहीं समझती कि आप लोगों को जैसे ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अलावा जो ये रेफ्यूजीज का होता है या वीजा कैंसिलेशन का होता है या जो मजदूर गल्फ कंट्रीज में जाते हैं वहाँ उन्हें जो दिक्कतें आती हैं, और सच पूछिए तो मुझे जब तक इस संस्था के बारे में मैंने नहीं जाना तब तक मुझे भी ये नहीं पता था कि लोगों को क्रिमेशन के लिए इतनी दिक्कत आ रही है कि उनको अपने रिलीजन के हिसाब से उनका क्रिमेशन नहीं होता है और मलेशिया और कई कंट्रीज में उन्हें मजबूरन उनको अपने रिलीजियस फ्रीडम नहीं होती है। तो मेरी समझ से आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में बना,
तो कई कंट्रीज ने सबने उसको माना कि जो नेशनल राइट जो होते हैं जो मनुष्य के आगे होता है वो सबको, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, ये सब कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स के भी चैप्टर में है। लेकिन ये राइट हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए और इसको थ्योरी में तो सबने माना है। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हिसाब से सभी ने इसको थियोरेटिकली माना है कि हाँ ये मिलना चाहिए, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब फिर कहीं के पर्सनल लॉज, कहीं पे गवर्नमेंट का जो रोल होता है, तो वहाँ उस स्थिति में आप सोच लीजिए कि अगर किसी की मृत्यु हो गई और उसे ये झेलना पड़े कि उसका क्रिमेशन कैसे होगा और उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कोर्ट में जाए, कि क्योंकि उसका इंटरनेशनल लेवल पर वो कोर्ट भी नहीं जा सकता है शायद, तो मैं और एम्बेसी वाले भी शायद इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन सब सिचुएशन को, उन सारी परिस्थितियों को केटर करने के लिए, उन्हें देखने के लिए आप सबों ने जो बीड़ा उठाया है कि आप इस संस्था के माध्यम से या ऐसी परिस्थितियों से जूझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग सब उनके थिंक टैंक हैं। मैं मानती हूँ आप सब थिंक टैंक हैं और मुझे कतई गुमान नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि सच्चाई की बात है कि मुझे नहीं पता था कि बुद्धिस्ट और भूटानीज और रेफ्यूजीज और जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन जैसे विमेन होती हैं, तो उनको अगर मान लीजिए कि उसने वीजा का वायलेशन किया है और वो इलीगल इमिग्रेंट है, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट होने के बाद भी यदि उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो वो कहाँ जाएगी विदेश में। तो ये कितने सारे इश्यूज हैं जिसको कि बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की जरूरत है। और जब मुझे इसका निमंत्रण मिला था, तो एक बार मेरे मन में एक बात आई कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर तो अपना ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी इस तरह की सभाओं में जाकर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हम सबों का दायित्व है कि जहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वहाँ हम इस चीज़ को हाईलाइट करें कि हम उसके विषय में क्या उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और एक ओपिनियन बनती है जब आप उस तरह से मिल बैठकर सोचते हैं और कुछ सोल्यूशन भी निकालते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की जो कई सेशंस हैं, अगर संभव हो तो मुझे उसके जो भी कंक्लूजन हो हर सेशन के, वो हमें दीजिएगा। आप उस कंक्लूजन को आप पार्लियामेंट लेवल पर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी आप दे सकते हैं कि उसमें वो सोचे कि चाहे एम्बेसी के लेवल पर या फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर ही क्या हो सकता है। क्योंकि ये पहले जो मैं वकालत के दौरान जो करती थी, उससे ज़्यादा मुझे अनुभव हुआ जब मैं राजस्थान में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की चेयरमैन थी। तो उसका विशेषकर एक सोशल इश्यूज को भी लेना रहता है। लीगल अवेयरनेस तो वो करते हैं, लेकिन सोशल इश्यूज भी रहता है, तो उसमें बहुत सारे अनछुए पहलू थे। उस तरीके से जैसे एडवाइजरी बोर्ड में मैं थी, तो एडवाइजरी बोर्ड में ये होता है कि अगर इलीगल डिटेंशन में कोई होता है तो एक 3 जगहों के पास वो विचार के लिए आता है कि इसका इलीगल डिटेंशन है या नहीं है। उस दौरान हमने देखा कि जैसलमेर और बाड़मेर के बॉर्डर से बहुत सारे डेटेन्यू हम लोगों के आगे प्रत्यक्ष शरीर मौजूद होकर आता था और वो सिर्फ इशारे से कहता था मुझे वापस अपने देश भेज दो। तो वो क्रॉस बॉर्डर से आते थे, लेकिन विडंबना ये होती थी कि वो उस कंट्री वाले के बाद हम लोग अपने ऑफिसर से पूछते थे कि भाई इनको क्यों नहीं वापस भेजते हैं। वो कहते हैं, वहाँ वाले कहते हैं नहीं, हम लोगों ने ये कहा था कि आप उनको एम्बेसी के थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर भेजिए। उन्होंने कहा कि ये भी मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिखा, और फिर उन्होंने जब कम्युनिकेट किया तो वो डिसोन करते हैं
वो कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, हमारे सिटीजन नहीं है, क्योंकि उनको फिर एक नेगेटिव इमेज उनकी बनती है कि उन्होंने अपने सिटीजन के साथ ऐसा किया। अब वैसे लोगों को वो हमारे लिए भी लायबिलिटी हो जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सिटीजन हैं जिनका केस रोज एडवाइजरी बोर्ड के आगे आता है, खास करके जो बॉर्डरिंग स्टेट है, और उसमें सब लोग हतबुद्धि हो जाते हैं कि कोई क्या करेगा। फिर सब हम लोग अपने अपने तरफ से वो कुछ नुस्खा ढूंढते हैं कि भाई क्या करें, पिटीशन डाल करें, बिहेवियर कॉर्पस फाइल करें, कि किसको करें। लेकिन एक असहाय स्थिति का सामना करना पड़ता है कि इसका क्या किया जाए। एक तरफ एक तो वो लायबिलिटी हो जाते हैं कंट्री के लिए भी, उनकी देखरेख करनी पड़ती है, उनको हर तरह की सुविधा देनी पड़ती है, और उनके पेरेंट्स कंट्री जो होती है उनको वापस लेने को तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो अगर काफी सारे जो मेरे सामने पेपर आए तो हमने देखा कि ऐसी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि काफी चीजें तो मेरी जानकारी में नहीं थी, इस तरह की सिचुएशन लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इस दिशा में हम सबों को बहुत काम करना है और हाईलाइट करना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है कि इस तरह की परिस्थिति है। और एक जो सुझाव मैं इस संस्था के माध्यम से देना चाहूंगी कि जहाँ जहाँ भी आपकी संस्था है जिस कंट्री में भी, अगर आप वहाँ भी एक हेल्पलाइन के तौर पर कुछ शुरू कर सकें, जहाँ से अगर किसी सिटीजन को कोई जो नॉन सिटीजन है और रेजिडेंट है वहाँ के, और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये तो पुरानी बात है कि आप इंडिविजुअल तौर के लिए जब जाते हैं तो वो आपकी खुद की अकेले की लड़ाई होती है और उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उसमें अगर संस्था के माध्यम से किसी भी संस्था चाहे नॉन गवर्नमेंटल हो और वो कोऑर्डिनेट करे, तो शायद जो गवर्नमेंट के लेवल पर है उसका वजन और उसकी विश्वसनीयता और उसका कार्य और ज्यादा हाईलाइट होगा। तो अगर उस बारे में आप लोग कुछ सोच सकें तो मुझे खुशी होगी कि आज यहाँ आने के बाद अगर मैंने एक भी सजेशन आपको दिया और वो अमल में आया तो मेरे लिए संतोष की बात होगी। और जैसे कि रजत शर्मा जी तो अपनी लिमिटेशन बता रहे थे, लेकिन उनको शायद नहीं पता है कि उनको समझना चाहिए कि अपने दिल से जान ये बड़ाए दिल का हाल। हर किसी को ये लगता है कि भाई वो, और शायद इसी साइकोलॉजी को एक सीरियल जो था, जो कभी कभी मैं कभी देख लेती थी, वो जस्टी करके कुछ लंबा सा नाम था, तो उस पूरी सीरियल का थीम यही था कि हर आदमी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये मत सोचिए, हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं यहाँ आऊंगी तो शायद मेरी जानकारी बढ़ेगी और मुझे कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा कि जो मैं अगर जुडिशियल साइड में बैठूं तो आपके एक्सपीरियंस या आपके अनुभव से मैं क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। और जज को तो यूवी असिस्टेंस की आदत होती है, इधर से भी वकील बताता है, इधर से भी वकील बताता है, और तब हमारी बुद्धि खुलती है। तो आप सबों का ये प्रयास बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है, और मेरे जहाँ कभी भी मेरे कोऑपरेशन और मेरे इसकी जरूरत होगी तो आप सबों का स्वागत है। बहुत धन्यवाद।